प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर द्रवों का प्रवाह का अध्ययन कराऊंगा बेटा। फ्रॉम दिस चैप्टर टुडे आई डिस्कस द टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम, मींस बर्नौली का प्रमेय। आज मैं आपको बर्नौली की प्रमेय का अध्ययन कराऊंगा बेटा। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक हमारा है। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आदर्श द्रव के बारे में बताया था मैंने। साथ में आपको मींस आइडियल लिक्विड क्या है, इसके अलावा कंटिन्यूटी लॉ क्या है बेटा। कंटिन्यूटी जैसा कि आपको बताया था AB = कांस्टेंट होता है बेटा। और आदर्श द्रव मींस आइडियल लिक्विड के बारे में बताया था मैंने कि अ लिक्विड हैविंग टू प्रॉपर्टीज। नंबर 1, वो एक क्या होना चाहिए, शून्य श्यानता होना चाहिए, जीरो विस्कोसिटी होना चाहिए, व जीरो कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, या कह सकते हैं शून्य संपीड़िता होनी चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी द्रव में होती हैं तो बेटा हम उसे आदर्श द्रव कहते हैं। अब अगर शून्य संपीड़िता है तो उसका अगर द्रव को हम दबाते हैं तो बेटा तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो होता घनत्व होता है और आयतन जो आपका होता है ये बदलता नहीं है। अगर व्हेन यू कंप्रेस तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी बोथ आर नॉट चेंज, दैट इज इनवेरिएंट। और अगर कुछ बदलाव आता भी है तो डेसिमल के 5वें प्लेस पे हल्का सा बहुत लाइट चेंजेस आता है बेटा। एक तरह से नेग्लिजिबल लेकिन फिर भी कंसिडरेबल होता है बेटा। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है आइडियल बेटा। साथ में अब कंटिन्यूटी लॉ भी मैंने कल स्पष्ट किया है। आज मैं आपको बर्नौली थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका निगमन कैसे होता है। क्योंकि आपको मालूम हो या ना हो, जान ले कि बर्नौली का जो स्टेटमेंट होता है बेटा कि इन्होंने कहा था कि जो भी ट्यूब में स्थैतिक यानी स्टैटिक प्रेशर होगा और जो आपका गतिज ऊर्जा होगी मींस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v स्क्वायर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होगी बेटा, इन तीनों का जो योग होता है वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इन तीन का सम जो होगा दैट इज कांस्टेंट। तो यही हमको स्टेटमेंट भी हमारा बर्नौली का थ्योरम है बेटा। इसी का हम निगमन करेंगे बेटा। अब हम आपको बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक बेटा। हाँ बेटा, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली थ्योरम, याद देखना जैसे एक ट्यूब है बेटा, इट्स ट्यूब, और इसमें हमारा एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, द्रव फ्लो कर रहा है विभिन्न वेलोसिटी से बेटा x सिरे पर, और y सिरे पे हमारा ये v2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है बेटा, ठीक है। और x सिरे का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पार्ट का जो क्षेत्रफल है A1 है, और इसका दाब P1 है, y सिरे का दाब P2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है बेटा। और ये जो ट्यूब है क्षैतिज से यानी हॉरिजॉन्टल से H1 हाइट का x सिरा है पर और H2 हाइट पर y सिरा है मान बेटा। अब ये जो द्रव इसका जो आदर्श द्रव बह रहा है, इनकम्प्रेसिबल जो आपका द्रव है वो अंदर जो बह रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लो करते समय इस एक्स सिरे से जो प्रवेश करेगा द्रव उस पर जो फोर्स लगेगा, आप फोर्स जानते हैं बेटा, जो बल होगा, फोर्स जो होता है बेटा दाब इनटू क्षेत्रफल एरिया होता है। मतलब यह बल बराबर आपका हो जाएगा दाब गुणे क्षेत्रफल। अब दाब जो हमारा है एक्स सिरे पे, एक्स सिरे से द्रव प्रवेश कर रहा है, दाब यहाँ P1 हमने माना है बेटा, और क्षेत्रफल जो तुम्हारा होगा बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे A1 है, ये हमारा प्रति सेकंड इतना बल, इतना फोर्स पर सेकंड, इतना फोर्स उस लिक्विड पे आरोपित होगा, इनफोर्स होगा बेटा। अब जब ये द्रव में आरोपित होगा बेटा तो एक्स सिरे से जो द्रव जाएगा उस पर किया गया वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज टोटल वर्क डन in this situation, work done in 1 second, in 1 second when flow from terminal x, मतलब x सिरे से 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव का जो हमारा वर्कडन होगा, आपको मालूम है वर्कडन जो होता है बेटा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। अब फोर्स जो हमारा यहां पर आप निकाल चुके हैं बेटा,
P1 A1 है, और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा पर सेकंड है बेटा, पर सेकंड होने के कारण से ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा V1 के इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ये हो जाएगा P1 A1 V1 हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार सिमिलरली लिक्विड living from टर्मिनल Y, मतलब Y सिरे से जो द्रव बाहर निकलेगा बेटा, वो जो हमारा होगा पर सेकंड निकल रहा होगा, वो कितना होगा बेटा, इसी तरह से P2 A2 और B2 हो जाएगा बेटा। तो आपका जो नेट वर्कडन जो होगा तुम्हारा, नेट वर्कडन मतलब कुल किया गया कार्य तुम्हारा होगा नेट वर्कडन बाय लिक्विड, ये हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 B2। ये हमारा, इसको हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये हमारा कुल किया गया कार्य होगा बेटा, कुल किया गया कार्य, किया गया कार्य द्रव द्वारा ये आपका बन गया। तो आप देख रहे P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। टेक क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि अग्रता के सिद्धांत से अगर सपोज कर लें यहाँ इस ट्यूब में जो द्रव या लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी जो तुम्हारा है वो बेटा रो है, मतलब जो डेंसिटी है उसको कहेंगे डेंसिटी, मतलब घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं बेटा, वो कितना है बेटा, रो है। उस कंडीशन पे अगर रो है बेटा तो आपको मालूम है कि जो भी द्रव यहाँ एक्स रे से प्रवेश करेगा उसका जो आयतन होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा बेटा, तो वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड inside x in 1 सेकंड। एक सेकंड में x रे से जो द्रव अंदर प्रवेश कर रहा है उसका आयतन जो होगा बेटा वो हो जाएगा इक्वल A1 V1, और इसी तरह से y सिरे से बाहर निकल रहा होगा बेटा वो हो जाएगा कितना, दोनों बराबर होंगे, A2 B2 बराबर हो जाएगा m बटे रो। मतलब इतना द्रव का जो द्रव्यमान है तुम्हारा x रे से प्रवेश करेगा उतना ही द्रव बाहर निकल रहा होगा A2 B2, और ये हमारा आयतन हुआ पर सेकंड तो बन जाएगा, तो वॉल्यूम है हमारा पर सेकंड, तो वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, मतलब मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा बेटा। ये हमको अगला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे बेटा, बात समझ रहे हैं, ओके। हाँ बेटा, तो द्रव पर जो किया गया कुल कार्य होगा बेटा नेट वर्क डन ऑन लिक्विड, जो तुम्हारा होगा बेटा मतलब द्रव पर किया गया कुल कार्य, ये आपको हो जाएगा बेटा नेटवर्क हो गया तुम्हारा P, अगर हमने कहा था P1 A1 तो P1 A1 P1 की जगह हो जाएगा m अपॉन रो, और P2 हो जाएगा m अपॉन रो, ये बन जाएगा P1 माइनस
P2 m अपान रो हो जाएगा बेटा। ये हमारा द्रव पर किया गया कुल कार्य हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर आप डालिए 2 मान लीजिए बेटा, ये हमारा कुल कार्य होगा। अब द्रव हमारा x सिरे से प्रवेश कर रहा है, अगर मान लेते जो द्रव्यमान है वो m है, x सिरे से प्रवेश कर रहा है तो उसकी जो कुछ गति ऊर्जा होगी और y सिरे से बाहर निकल रहा होगा, मतलब x सिरे से जो एंट्री करेगा और y सिरे से लीविंग करेगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जो होगा बेटा अलग अलग है। और इस साइड का काइनेटिक वेलोसिटी जो होगा ज्यादा होगा, इसका अंदर नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा बेटा कितना होगा, आप हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो x रे पे जो गति ऊर्जा होगी हाफ m v1 स्क्वायर हो जाएगा, उधर हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगी। यहां लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हो गया द्रव की एनर्जी ऑफ लिक्विड, द्रव की गति ऊर्जा में वृद्धि होगी बेटा, ये जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसी तरह देख सकते हैं हमारा x सिरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से h1 हाइट पर और इधर का y सिरा h2 हाइट पे। तो यहाँ देख रहे हैं h2 हमारा क्या है, इसकी h1 के रिस्पेक्ट में कम है, h2 इज लेस देन h1, सो बाय दिस रीजन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रहे थे। नेट डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h2 माइनस h1। द्रव की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड, मतलब द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, जो कमी होगी वो तुम्हारी हो जाएगी आपकी mg h1 माइनस h2। h1 आपका जाता है कि h1 माइनस h2 हो जाएगा बेटा। तो कुल आपका नेट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, तो यहां हो जाएगा कुल ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की जो होगी कुल ऊर्जा में वृद्धि जो होगी बेटा वो हो जाएगी तुम्हारी हाफ m, काइनेटिक एनर्जी हमारी है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। इसको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप थर्ड ले लीजिए इसको बेटा। ये हमारी कुल ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ओके बेटा, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, ये आपको नेट वर्क डन होगा तो कुल किया गया कार्य होगा बेटा इक्वल हो जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी के, मतलब जो ऊर्जा में वृद्धि होगी उसके बराबर होगी, मतलब हो जाएगा कुल किया गया जो कार्य होगा वो बराबर होगा ऊर्जा में वृद्धि के। तो कुल किया गया कार्य जो तुम्हारा है बेटा आपने अभी निकाला था P1 माइनस P2 m अपान रो, ये आपने निकाला था। और ऊर्जा में जो वृद्धि निकाली है अभी आपने प्रूव किया है हाफ m
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg H1 माइनस H2, ये आपने भी निकाला था बेटा। अब m पूरे से डिवाइसिबल है बेटा, ये हो जाएगा, यू कैन राइट P1 माइनस P2 अपॉन रो एंड हियर हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस G H1 minus H2. So this become P1 upon rho minus P2 upon rho is equal to half V2 square minus half V1 square minus G H1 plus G H2. So P1 upon rho plus half V1 square plus GH1 is equal to P2 upon rho plus half V2 square plus GH2. So P1 plus half rho V1 square rho GH1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho GH2. So you can write P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant या नियतांक हो जाएगा। ये बेटा हमारा बर्नौलीज का प्रमेय है, थ्योरम है, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हमने क्या तो सिंप्लीफाई किया है बेटा, आप देख रहे हैं जो हमारा कुल किया गया कार्य था वो इतना था, ऊर्जा वृद्धि के बराबर था बेटा। इसको सिंप्लीफाई के पहले m से डिवाइड किया मैंने, ये रिजल्ट मिल गया। इसका कुछ सेपरेट किया मैंने, फिर रो का मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया बेटा। तो ये रिजल्ट हमको फाइनली मिल गया कि जो हमारा द्रव इस ट्यूब में बह रहा होगा पाइप में, वो जो कुल ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा, कुल गति ऊर्जा और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, मतलब स्टैटिक प्रेशर जो आपकी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू कांस्टेंट इन दिस ट्यूब which liquid are flowing, that is the ideal liquid here, so that remain constant at every point of that path. तो उसके पाथ के प्रत्येक बिंदु पे तीनों ऊर्जाओं का जो योग होगा बेटा वो नियत रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, मेरे ख्याल में आपके समझ में आ गया होगा। ओके।